हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना कर रहे होंगे। कोरोना एक बहुत ही भयंकर पेंडेमिक के रूप में आज आप सबके सामने है। तो स्टूडेंट्स, आप सब अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोर डेटा पेपर में हर्डमानिया के हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस, स्पीसीज, हैबिटेट, शेप, साइज और इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए प्रीवियस 2 वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें आपको कंप्लीट रूप से हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझ में आएगी। इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्डमानिया की एनाटॉमी और एनाटॉमी में भी हर्डमानिया की फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम बात करें हर्डमानिया की, तो 2 महत्वपूर्ण सिस्टम पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये क्वेश्चंस सामान्यतः रिपीट होते हैं। इनमें हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पर लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 नंबर या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये 10 नंबर में भी एक लेंथी क्वेश्चन के रूप में या यूनिट के क्वेश्चन के रूप में देखने को हमें मिलता है। तो हर्डमानिया के फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम 2 महत्वपूर्ण सिस्टम इस सीरीज में पढ़ेंगे, जिनमें एक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया और दूसरे सिस्टम के रूप में हम पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो हर्डमानिया के प्रथम सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया की हम बात करें तो हर्डमानिया का पाचन तंत्र 2 स्पष्ट भागों में बटा हुआ रहता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जिसे आहार नाल कहते हैं, आहार नाल इसकी मुख से लेकर गुदा तक उपस्थित होती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसमें 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड असेसरी डाइजेशन का कार्य करती है या सहायक पाचन का कार्य करती है, जिनमें लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड आती है। तो स्टूडेंट्स, हम माउथ से लेकर इसके पाइलोरिक ग्लैंड तक का एक एक पॉइंट के रूप में डिस्कशन करेंगे। और जो मैंने यहाँ एक फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर की सहायता से हम इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं कि जूलॉजी या बॉटनी या कंप्लीट रूप से बायोलॉजी में फिगर या डायग्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। भले ही आपके वर्णन या डिस्क्रिप्शन में कुछ पॉइंट्स रह गए हों, लेकिन अगर आपका डायग्राम या फिगर स्पष्ट रूप से मेंशन है तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स, हर्डमानिया के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये फिगर एलिमेंट्री कैनाल को शो कर रहा है, जिसमें आपको माउथ, एनस, पोर तक के भाग स्पष्ट रूप से नजर आ रहे होंगे। इस डायग्राम की सहायता से आज हम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के सबसे महत्वपूर्ण भाग माउथ, जो कि इसके स्टार्टिंग होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें माउथ से लेकर एनस, पोर पाए जाते हैं। इस प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या पूर्ण आहार नाल कहते हैं। माउथ एलिमेंट्री कैनाल का प्रथम भाग है, जिसकी पोजीशंस कुछ इस प्रकार होती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रेंकियल साइफन है। ब्रेंकियल साइफन के भीतर एक छिद्र होता है जिसे हम ब्रेंकियल अपर्चर कहते हैं। ये वाला पूरा ब्रेंकियल साइफन है, इसके भीतर ये एक छिद्र के द्वारा ओपनिंग आपको दिखाई दे रही होगी। इस ओपनिंग को ही हम ब्रेंकियल अपर्चर या माउथ कहते हैं। तो माउथ इसके ब्रेंकियल साइफन पर देखने को मिलता है। आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखा होगा कि हर्डमानिया का जो शरीर है वो
प्रॉपर बॉडी और फुट में बटा होता है, और प्रॉपर बॉडी पर हमें दो स्पष्ट रूप से साइफन देखने को मिलते हैं, एक ब्रेंकियल साइफन होता है और एक एट्रियल साइफन होता है। तो ब्रेंकियल साइफन की भीतर जो ओपनिंग आपको दिखाई देती है ये ब्रेंकियल अपर्चर है, जिसे हम माउथ कहते हैं। माउथ की बात करें तो ये ब्रेंकियल साइफन के शीर्ष पर पाया जाता है। ये विशेष प्रकार के 4 ओस्टो या लिप्स के द्वारा घिरा रहता है, जिनके द्वारा ये ब्रेंकियल अपर्चर के रूप में खुलता है। तो यहाँ हमें एक विशेष प्रकार के पेशी समूह, जिन्हें लिप्स या लोब्स कहते हैं, इस प्रकार हमें दिखाई देती है। तो ये लिप्स या लोब्स की जो संरचना होती है ये कुछ इस प्रकार हमें नजर आती है। तो ये माउथ 4 ओस्टो या लिप्स के द्वारा घिरा रहता है। माउथ की बात करें तो माउथ ही वह छिद्र है जिसके द्वारा इन करंट या जलधारा शरीर के भीतर प्रवेश करती है। आप सब जानते हैं कि हर्डमानिया एक फिल्टर फीडर एनिमल या सीलियरी फीडर एनिमल है, जो कि वाटर करंट की सहायता से आए हुए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। तो जब जल धारा मुख के भीतर प्रवेश करती है तो इस मुख से होती हुई जल धारा इसके ब्रेंकियल सेक में पहुंचती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मुख के द्वारा ही जल धारा उत्पन्न की जाती है। क्यों? क्योंकि मुख में विशेष प्रकार के सीलिया देखे जाते हैं, जिनकी मूवमेंट की सहायता से ये वाटर करंट जनरेट करते हैं, और इस वाटर करंट की सहायता से ये छोटे छोटे भोज्य पदार्थ जैसे शैवाल, डाइटम, फ्लैजिलेट्स आदि को ये भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी या मुख गुहा की बात करें तो मुख से नीचे की तरफ जो भाग उपस्थित होता है ये इसकी बक्कल कैविटी है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मुख से लेकर ग्रसनी से ऊपर का भाग मुख गुहा कहलाता है। तो यहां से लेकर ये वाला जो भाग होता है ये एक मुख गुहा को डिनोट करता है। मुख गुहा की बात करें तो ये एक लंबी संपीड़ित नलिकाकार संरचना के रूप में होती है, जो कि एपिडर्मिस के द्वारा घिरी हुई रहती है। अर्थात ये एपिडर्मिस के द्वारा लाइंड रहती है। साथ में मुख गुहा के आधार पर, जो कि ब्रेंकियल साइफन का आधार होता है, ये ब्रेंकियल साइफन के आधार पर कुछ विशेष संरचनाएं हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम ब्रेंकियल टेंटिकल्स कहते हैं। अर्थात इन्हें हम ब्रेंकियल स्पर्शक कहते हैं। टेंटिकल्स की शेप की बात करें तो ये सामान्यतः सिक्कल शेप होते हैं, अर्थात हंसियाकार होते हैं। इनकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, हंसिया के समान होती है, इसलिए इन्हें हम हंसियाकार या सिक्कल शेप्ड कहते हैं। इन टेंटिकल्स की संख्या की हम बात करें तो इनकी संख्या सामान्यतः 64 होती है। इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़े जो टेंटिकल्स होते हैं इनका आकार सामान्यतः 5 mm होता है और इनकी संख्या 8 होती है। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो ये मध्यम आकार के स्पर्शक होते हैं, जिनका आकार 2.5 mm होता है और इनकी संख्या भी 8 होती है। अगर हम तीसरे प्रकार के स्पर्शकों की बात करें तो ये सामान्यतः 1.5 mm आकार के होते हैं और इनकी संख्या 16 होती है। अर्थात जो छोटे प्रकार के स्पर्शक होते हैं ये 16 होते हैं और इनका शेप 1.5 mm के लगभग होता है। हम बात करें चौथे प्रकार के स्पर्शकों की तो इनका शेप 0.5 mm होता है और इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, जिनमें आपको 32 टाइप्स के टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो ब्रेंकियल साइफन है, इस ब्रेंकियल साइफन के आधार पे ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ये ब्रेंकियल टेंटिकल्स या मुखीय स्पर्शक कहलाते हैं। इन मुखीय स्पर्शकों की ये विशेषता होती है कि ये भोजन में आए हुए छोटे छोटे कणों को तो भीतर की तरफ ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर भोज्य पदार्थों के साथ कोई बड़ा पार्टिकल या लार्जर पार्टिकल आता है तो ये इसको वापस लौटा देते हैं। एक तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये भोजन को छानने का कार्य करता है
और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये टेंटिकल्स नर्व फाइबर से जुड़े रहते हैं, अर्थात तंत्रिका तंतुओं से जुड़े रहते हैं, जिनकी सहायता से ये भोजन में आए हुए भोज्य पदार्थों की केमिकल जांच करते हैं, अर्थात रासायनिक जांच करने का कार्य भी ये करते हैं। क्योंकि इनमें नर्व फाइबर से ये कनेक्ट रहते हैं, जिनकी सहायता से ये भोजन को एक तरह से कीमो रिसेप्टर की भांति ग्रहण करते हैं और भोजन की केमिकल जांच इनके द्वारा की जाती है। तो दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं टेंटिकल्स के, एक तो भोजन को छानने का कार्य करते हैं, अर्थात बड़े पार्टिकल्स को ये वापस मुख में भेज देते हैं, जहां से ये जलधारा के द्वारा वापस बाहर निकाल दिए जाते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आए हुए भोज्य पदार्थों की यह रासायनिक प्रकृति की जांच करता है। तो टेंटिकल्स के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा के आधार पर एक विशेष संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रेंकियल स्फिंक्टर है और इसी के नीचे ये ब्रेंकियल टेंटिकल उपस्थित होते हैं। तो ये संरचना ब्रेंकियल स्फिंक्टर कहलाती है और इस ब्रेंकियल स्फिंक्टर का महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये ब्रेंकियल अपर्चर के परिमाण को नियमित करता है या नियंत्रित करता है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि जो मुख्य छिद्र ब्रेंकियल अपर्चर के रूप में होता है, इसको बंद और खोलने का कार्य ये ब्रेंकियल स्फिंक्टर करता है। स्फिंक्टर में विशेष प्रकार की संवर्णी पेशियां होती है, जिनकी सहायता से ये मुख्य छिद्र को बंद एवं खोलने का कार्य करता है। जब भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये स्फिंक्टर संवर्णी पेशियों की सहायता से मुख छिद्र को बंद करने का कार्य करता है। तो इसके आधार पर दो संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, एक ब्रेंकियल स्फिंक्टर और ब्रेंकियल स्फिंक्टर के नीचे ब्रेंकियल टेंटिकल्स। तो स्टूडेंट्स, मुख गुहा में इन दो संरचनाओं को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट अर्थात फेरिंग्स रीजन की। हम बात करें फेरिंग्स या ग्रसनी क्षेत्र की, तो मुख गुहा के नीचे वाला जो भाग है ये ग्रसनी क्षेत्र कहलाता है। सबसे बड़ा और दीर्घित भाग हर्डमानिया की आहानाल में ग्रसनी भाग है। इस ग्रसनी भाग की बात करें तो मुख गुहा के नीचे वाला भाग, ये वाला पूरा पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसका फेरिंग्स रीजन है। फेरिंग्स रीजन को हम सामान्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें फेरिंग्स रीजन की तो इसका फर्स्ट पार्ट प्री ब्रेंकियल रीजन कहलाता है, अर्थात अग्र ग्रसनी क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं। और दूसरा जो भाग होता है वो इसका होता है ब्रेंकियल सेक के रूप में, अर्थात ग्रसनी कोष के रूप में। तो दो भागों से मिलकर इसकी ग्रसनी बनी हुई होती है। पहला प्री ब्रेंकियल या अग्र ग्रसनीय भाग और दूसरा ब्रेंकियल सेक या ग्रसनीय कोष। अगर हम बात करें प्री ब्रेंकियल भाग की तो प्री ब्रेंकियल भाग इसके ऊपर वाला भाग होता है, मुख गुहा के जस्ट नीचे की तरफ जो स्थित होता है, यहाँ पे एक प्री ब्रेंकियल रीजन स्पष्ट होता है। अगर हम ग्रसनी की काट का अध्ययन करें तो आपको ये दो भाग स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। मुख गुहा के सटकर जो भाग उपस्थित होता है अर्थात अटैच्ड जो भाग होता है, ये इसका प्री ब्रेंकियल रीजन होता है। और प्री ब्रेंकियल रीजन की विशेषता होती है कि इसमें किसी प्रकार के कोई स्टिग्मेटा या गिल स्लाइड्स नहीं देखने को मिलती है। अगर हम बात करें प्री ब्रेंकियल रीजन और ब्रेंकियल सेक में डिफरेंस की, तो इन दोनों में अंतर करने के लिए इन दोनों के मध्य में पेरीफेरेंजियल बैंड हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम परिग्रसनीय पट्टियां कहते हैं। ये परिग्रसनीय पट्टियों की सहायता से ऊपर वाला भाग प्री ब्रेंकियल रीजन कहलाता है और नीचे वाला भाग इसका ब्रेंकियल सेक के रूप में उपस्थित होता है। तो पेरीफेरेंजियल जो बैंड होते हैं, इन पेरीफेरेंजियल बैंड की सहायता से ग्रसनी भाग दो स्पष्ट भागों में बटा हुआ होता है, जिसका अपर रीजन तो आपको प्री ब्रेंकियल रीजन के रूप में होता है और नीचे वाला भाग इसका ब्रेंकियल सेक या आप कह सकते हैं ग्रसनी कोष के रूप में उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट ब्रेंकियल सेक की, जिसे हम ग्रसनीय
कोश कहते हैं। ग्रसनी कोश की बात करें तो प्री ब्रेंकियल के नीचे वाला भाग जो कि आहार नाल का अधिकांशतया भाग बनाता है, अर्थात आप कह सकते हैं लगभग 80 से 85% जो पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बनाता है वो इसका ब्रेंकियल सेक होता है, जिसे हम ग्रसनी कोश कहते हैं। तो ये ग्रसनी कोश ग्रसनी का सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है। अगर हम बात करें ग्रसनी कोश की तो ग्रसनी कोश में आपको 4 प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये डॉटेड लाइक जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ये इनके स्टिग्मेटा है। स्टिग्मेटा की बात करें तो इनकी संख्या सामान्यतः ग्रसनी क्षेत्र में 2 लाख के लगभग होती है, अर्थात ये 2 लाख की संख्या में उपस्थित होते हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इनके द्वारा गैसों का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि स्टिग्मेटा या गिल स्लाइड जो उपस्थित होती है इनका प्रमुख कार्य रेस्पिरेशन है, अर्थात श्वसन में ये सहायता करते हैं। तो हर्डमानिया के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात करें तो ये स्टिग्मेटा या गिल स्लाइड्स इनके प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इनके अलावा भी कुछ विशेष संरचनाएं हमें ब्रेंकियल सेक या ग्रसनी कोश में देखने को मिलती है जो निम्न है। हम ग्रसनीय क्षेत्र की बात करें जिन्हें ब्रेंकियल सेक या ग्रसनी कोश कहते हैं, इनमें हमें 4 महत्वपूर्ण संरचनाएं स्टिग्मेटा के अतिरिक्त देखने को मिलती है जो कि निम्न होती है, जिनमें फर्स्ट ट्रेबिकुले, सेकंड डोर्सल लेमिना, थर्ड एंडोस्टाइल और फोर्थ इसोफेजियल एरिया के रूप में हमें देखने को मिलती है। अर्थात हम इस ब्रेंकियल सेक की बात करें तो इस ब्रेंकियल सेक में हमें 4 महत्वपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलती है। हम बात करें ट्रेबिकुली की, जिन्हें हम संबंधक कहते हैं। ट्रेबिकुली ग्रसनीय क्षेत्र की आंतरिक सतह पर अनेक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात अनुदैर्ध्य वलन हमें देखने को मिलते हैं जो कि नॉन सिलिएटेड होते हैं। जबकि इसकी बाहरी सतह की बात करें तो बाहरी सतह पर हमें खोखले रज्जु के समान संरचनाएं देखने को मिलती है जिन्हें हम ट्रेबिकुली या संबंधक कहते हैं। तो ग्रसनी कोश के बाहरी सतह पर खोखले रज्जुओं के समान संरचनाएं ट्रेबिकुले कहलाते हैं। ट्रेबिकुले के द्वारा ही ग्रसनी मेंटल रीजन से जुड़ी हुई रहती है। ट्रेबिकुली ब्लड वेसल्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, अर्थात ट्रेबिकुली ग्रसनीय कोश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। हम बात करें डोर्सल लेमिना की, इसे हिंदी में हम पृष्ठ लेमिना कहते हैं। पृष्ठ लेमिना की बात करें तो ये ब्रेंकियल कोश की छत पर उपस्थित होती है जो कि पेरीफेरेंजियल बैंड से लेकर ईसोफेगस तक फैली हुई रहती है, अर्थात परिग्रसनीय पट्टियों से लेकर ग्रासनाल तक ये फैली रहती है। डोर्सल लेमिना की अधरीय सतह से ब्रेंकियल कोश की गुहा में 20 से 30 छोटी छोटी शंकु समान संरचनाएं लटकी हुई रहती है जिन्हें हम लैंग्वेट्स या जीविकाएं कहते हैं। ये जीविकाएं ही भोजन को ग्रसनी के भीतर पहुंचाती है, अर्थात डोर्सल लेमिना की भीतरी सतह पर हमें 20 से 30 छोटी छोटी शंकु समान संरचनाएं देखने को मिलती है जिन्हें हम लिंग्वेट्स कहते हैं या जीविकाएं कहते हैं, और इन्हीं की सहायता से भोजन ग्रसनी के भीतर प्रवेश करता है। तो ये बात हुई डोर्सल लेमिना की। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंडोस्टाइल की। एंडोस्टाइल ब्रेंकियल कोश के मध्य अधर पर एक छिछली गुहा हमें देखने को मिलती है जो कि एंडोस्टाइल के रूप में उपस्थित होती है। हम बात करें एंडोस्टाइल की तो एंडोस्टाइल ब्रेंकियल कोश के फर्श पर एक मध्य अधरीय छिछली खांच के रूप में पाई जाती है जिसे हम यूरोकोर्डेट के हाइपोफेरेंजियल ग्रूव या कोर्डेट एनिमल के थायराइड ग्लैंड के समान मान सकते हैं, अर्थात
हम इस एंडोस्टाइल की तुलना यूरोकोर्डेट एनिमल्स में पाई जाने वाली हाइपोफेरेंजियल ग्रूव, जिसे हम उपग्रसनीय खांच कहते हैं, या कशेरुकी जंतुओं में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के समान मान सकते हैं। तो ग्रसनीय कोश के फर्श पर उपस्थित होती है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा पोजीशन ऑफ एंडोस्टाइल। यहाँ ये उपस्थित होती है एंडोस्टाइल, जो कि मध्य अधरीय खांच के रूप में होती है, और इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इसमें 5 रोमाभी लंबवत कतारें हमें देखने को मिलती है। इनमें 4 श्लेष्मिक ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये श्लेष्मिक ग्रंथियां श्लेष्मा का स्रावण करती रहती है, जिनकी सहायता से जब भोजन ग्रसनी में आता है तो ग्रसनी से भोजन ईसोफेगस या ग्रासनाल में पहुंचाने का कार्य ये श्लेष्मिक ग्रंथियां श्लेष्मा का स्रावण करके करती है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि ग्रसनी से भोजन को ग्रासनाल में पहुंचाने में सहायता श्लेष्मिक ग्रंथियों का श्लेष्मा करता है। ब्रेंकियल सेक का अंतिम भाग ईसोफेजियल एरिया या ग्रासनाल क्षेत्र के रूप में उपस्थित होता है, जो कि संकरा भाग है। ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे जो ब्रेंकियल सेक का पोर्शन होता है, ये आपको ईसोफेजियल एरिया कहलाता है। ये 2 ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है। ये दोनों ओष्ठ या दोनों लोब्स ईसोफेगस या ग्रासनाल की ओपनिंग को घेरे हुए रहते हैं। इनमें स्टिग्मेटा या गिल स्लाइड्स एब्सेंट होते हैं। तो ब्रेंकियल सेक का लास्ट भाग ईसोफेजियल एरिया या ग्रासनाल क्षेत्र के रूप में होता है, जो कि एक छोटा वर्ताकार क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार ग्रसनी में हमें कई संरचनाएं देखने को मिलती है, जो कि अलग अलग कार्य संपन्न करती है, जिनमें महत्वपूर्ण है इनमें पाए जाने वाले स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा की संख्या की बात करें तो ये जो पिंक डॉट लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, जो कि एक तरह से अनुप्रस्थ रूप में पंक्तियों में पाए जाते हैं, ये स्टिग्मेटा लगभग 2 लाख की संख्या में होते हैं, और इनका प्रमुख कार्य इनमें श्वसन मैकेनिज्म है, अर्थात रेस्पिरेशन का कार्य इन स्टिग्मेटा या गिल स्लाइड की सहायता से होता है। इनके अलावा हमें 4 महत्वपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलती है, जिनमें ट्रेबिकुले, जिन्हें संबंधक कहते हैं, जो कि एक खांच के रूप में फेरेंजियल सेक में उपस्थित होते हैं। डोर्सल लेमिना, जिसे हम पृष्ठ लेमिना कहते हैं। एंडोस्टाइल, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है, और ये इसके बॉटम में या फर्श पर उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से भोजन ग्रसनी से ग्रासनाल में पहुंचता है। इसके अलावा ईसोफेजियल एरिया, जो कि इसका अंतिम भाग है ब्रेंकियल सेक का। इस ब्रेंकियल सेक के अंतिम भाग की संरचना की हम बात करें तो ये एक छोटे वर्ताकार संरचना के रूप में उपस्थित होता है, जो कि ग्रासनाल की ओपनिंग को घेरे हुए रहता है। ये बात हुई फेरिंग्स रीजन की। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट, जिसे कि हम ईसोफेगस या ग्रासनाल कहते हैं। हम ग्रासनाल की बात करें तो ग्रासनाल, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी ग्रासनाल है। आप कह सकते हैं कि ग्रसनीय क्षेत्र के पीछे वाला भाग ईसोफेगस या ग्रासनाल कहलाता है। ये एक छोटी एवं मोटी भित्ति वाली नलिका के रूप में देखने को मिलता है, जिनमें विभिन्न प्रकार की सीलिएटेड रो हमें इसके भीतर देखने को मिलती है। ये सीलिएटेड रो भोजन को पास करने का कार्य करती है, अर्थात ग्रासनाल का एक ही कार्य होता है। ये कार्य भोजन को ग्रसनी से जब ग्रासनाल में प्रवेश करता है तो ग्रासनाल से भोजन को आमाशय में धकेलने का कार्य ये सीलिएटेड ग्रूव या पक्षमाभीय खांच करती है, जो कि सीलिएटेड लाइनिंग के द्वारा कवर रहती है। तो जो सीलिएटेड ग्रूव या सीलिएटेड लाइनिंग हमें देखने को मिलती है, ये सीलिएटेड रो या लाइनिंग ग्रासनाल से भोजन को स्टोमक या आमाशय में भेजने का कार्य करती है। तो अब हम बात करते हैं ग्रासनाल के बाद वाले भाग स्टोमक की। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हम बात करें स्टोमक की
तो ग्रासनाल के बाद वाला भाग जो कि एक चौड़े नलिका के रूप में उपस्थित होता है, ये ग्रासनाल से अधिक चौड़ी नलिका के रूप में पाया जाता है। अर्थात ग्रासनाल के आगे का भाग, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग स्टोमक कहलाता है। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक के पार्श्व में हमें राइट लोब ऑफ लीवर और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर देखने को मिलती है। आमाशय भोजन का संग्रह एवं पाचन का कार्य करता है। आमाशय की भीतरी दीवार चिकनी होती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की ब्रांच्ड या शाखान्वित पाइलोरिक ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है। अर्थात जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड दोनों स्टोमक में हमें देखने को मिलती है। लीवर स्टोमक के पार्श्व या लेटरल क्षेत्र में स्थित होती है, अर्थात बाहर की तरफ पार्श्व में लीवर लोब के रूप में उपस्थित होता है। और आमाशय की भीतरी सतह जो कि स्मूथ और चिकनाई युक्त होती है, इनमें हमें अनेक प्रकार की शाखान्वित पाइलोरिक ग्लैंड देखने को मिलती है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव जूस लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जिनकी सहायता से यहाँ पाचन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल का डाइजेशन स्टोमक में हमें इन दो ग्रंथियों की सहायता से देखने को मिलता है, जिनमें एक है लीवर और दूसरी है पाइलोरिक ग्लैंड या पाइलोरिक ग्रंथि। तो लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड स्टोमक रीजन में हमें देखने को मिलती है। इसके आगे वाले भाग की हम बात करें तो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है इंटेस्टाइन या आंत्र। स्टोमक आगे चलकर आंत्र में खुलता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आमाशय एक यू शेप्ड संरचना में खुलता है, जिसे हम आंत्र रीजन कहते हैं। आंत्र में हमें दो भुजाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक जो समीपस्थ भुजा होती है, ये इसकी डिसेंडिंग आर्म है, और एक जो इसकी दूरस्थ भुजा होती है, ये इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है। अर्थात डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के द्वारा ये एक इंटेस्टाइन लूप का फॉर्मेशन करता है। इस इंटेस्टाइन लूप में लेफ्ट गोनेड उपस्थित होता है, अर्थात लूप के रूप में आंत्र की असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब देखने को मिलती है। आंत्र आगे चलकर एक संकरी नलिकाकार संरचना रेक्टम में खुलता है। आमाशय की अंदर की दीवार पर रोमाबी उपकला का एक स्तर होता है, अर्थात सिलिएटेड एपिथेलियम की लेयर होती है, जो कि गुदा के द्वारा अवस्कर में खुलती है, जहां से अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात जो रेक्टम होता है, ये एक संकरी नलिकाकार संरचना है, जिनमें कि सिलिएटेड एपिथेलियम या रोमाबी उपकला स्तर देखने को मिलता है, जो कि गुदा से होता हुआ अवस्कर छिद्र में खुलता है। तो स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको माउथ से लेकर एनस पार्ट स्पष्ट रूप से नजर आ रहे होंगे। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं। एलिमेंट्री कैनाल मुख से लेकर गुदा तक विभिन्न भागों में बटी हुई होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ब्रेंकियल साइफन में ब्रेंकियल अपर्चर के रूप में मुख उपस्थित होता है। मुख से नीचे एक संकरी नलिकाकार संरचना के रूप में माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी उपस्थित होती है, जिनमें दो संरचनाएं हमें देखने को मिली थी। एक ब्रेंकियल इंस्फिंक्टर, जो कि ब्रेंकियल अपर्चर को खोलने व बंद करने का कार्य करता है। दूसरा ब्रेंकियल टेंटिकल्स, जो कि भोजन की रासायनिक जांच करने के साथ साथ भोजन को छानने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या सामान्यतः 64 होती है, अर्थात ये 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें 8 स्पर्शक बड़े, 8 मध्यम आकार के और 16 छोटे एवं 32 उससे भी छोटे स्पर्शक हमें देखने को मिलते हैं। इनकी साइज अलग अलग होती है। स्पर्शकों के नीचे वाले क्षेत्र की हम बात करें तो ये इसका ग्रसनी क्षेत्र है। ग्रसनी क्षेत्र को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। ये वाला जो क्षेत्र था, जो बक्कल कैविटी से सटा हुआ था, ये प्री ब्रेंकियल रीजन कहलाता है, जिसे अग्र ग्रसनीय क्षेत्र का
इसके नीचे वाला भाग जो थैलेनुमा संरचना के रूप में ग्रसनी का सबसे बड़ा भाग होता है, या आप कह सकते हैं आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग 80 से 85% कवर करता है, ये ब्रेंकियल सेक या ग्रसनीय कोष के रूप में उपस्थित होता है। इस ब्रेंकियल सेक में हमें रो के रूप में ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। ये देखो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स है। इन ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में ही हमें ट्रेबिकुले नामक संरचनाएं देखने को मिलती है। इनके अलावा इनमें छत पर हमें डोर्सल लेमिना देखने को मिलती है और फर्श पर हमें एंडोस्टाइल देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्रसनी का एक और अंतिम भाग होता है जो कि वर्ताकार होता है। ये यहाँ पे स्थित होता है जो कि ईसोफेजियल ओपनिंग को घेरे हुए रहता है। इसके बाद में हमने देखा ग्रसनी के बाद वाला भाग जो कि एक छोटी और मोटी भित्तियों वाली नलिका के रूप में खुल रहा था। ये इसका ईसोफेगस या ग्रासनाल कहलाता था। ईसोफेगस के बाद वाला भाग स्टोमक कहलाता है, जिसके लेटरल साइड में लीवर लोब उपस्थित होती है और इसके भीतर की भित्ति में पाइलोरिक ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। तो पाइलोरिक ग्लैंड और लीवर की सहायता से स्टोमक में भोजन की फिजियोलॉजी या कार्य की संपन्न होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का यहाँ डाइजेशन किया जाता है। इसके बाद में आमाशय यू शेप्ड संरचना आंत्र में खुलता है, जो कि दो विशेष प्रकार की लिम्स में डिवाइड होती है, जिन्हें हम असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये इसकी दूरस्थ भाग होती है, और डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये इसके नज़दीक पाई जाती है। ये दोनों आर्म या लिम्ब एक प्रकार से लेफ्ट गोनेड को घेरे हुए रहती है, अर्थात बाएं जनत को ये घेरे हुए रहती है। फिर हम बात करें तो इंटेस्टाइन एक संकरी संरचना के रूप में रेक्टम या मलाशय में खुलता है। मलाशय में विभिन्न प्रकार की सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स हमें देखने को मिलती है, जो कि अपचित भोज्य पदार्थों को रेक्टम से एनस के द्वारा क्लोका से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हुई इसकी एलिमेंट्री कैनाल। ग्लैंड में हमें दो प्रकार की ग्रंथियां देखने को मिलती है, एक लीवर और दूसरी पाइलोरिक ग्लैंड या पाइलोरिक ग्रंथि। दोनों ही आमाशय वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर आमाशय के पार्श्व में या लेटरल भाग में उपस्थित होती है, जो कि द्विपिंडकीय संरचना है, अर्थात बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में हमें देखने को मिलती है, जो कि गहरे भूरे रंग के रूप में उपस्थित होती है। अर्थात ये इसकी राइट लोब है, ये इसकी लेफ्ट लोब है। अतः आप कह सकते हैं कि यकृत एक बड़ी दो पिंडों में बटी हुई संरचना है, जिसे हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं हमें देखने को मिलती है। ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू के बने मैट्रिक्स में धसी हुई रहती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि यकृत में छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं देखने को मिलती है। ये सूक्ष्म नलिकाएं संयोजी उत्तक से बने हुए मैट्रिक्स या मध्यांश में धसी हुई रहती है, और ये विभिन्न प्रकार के ब्लड साइनस का फॉर्मेशन करती है, अर्थात रुधिर पात्रों का निर्माण करती है। रुधिर पात्र या ब्लड साइनस 10 से 12 नलिकाओं के रूप में मिलकर यकृत वाहिनियों या हिपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, और ये हिपेटिक डक्ट अलग अलग रूप से स्वतंत्र तरीके से आमाशय में खुलती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि हर्डमानिया के यकृत में जो यकृत वाहिनियां होती है, ये 10 से 12 की संख्या में होती है, और 10 से 12 वाहिनियां स्वतंत्र रूप से आमाशय में अलग अलग भागों में खुलती है, जिनमें एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करने का कार्य करता है। इसके अलावा प्रोटीएज प्रोटीन मॉलिक्यूल का डाइजेशन करता है, और लाइपेज फैटी एसिड को
तोड़ने का कार्य करता है। तो पित्तरस के द्वारा स्रावित ये एंजाइम आमाशय में आकर यकृत वाहिनियों के द्वारा खुलते हैं और भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड ग्लैंड पाइलोरिक ग्लैंड की, जिसे हम पाइलोरिक ग्रंथि कहते हैं। पाइलोरिक ग्रंथि की बात करें तो आमाशय की जो भीतरी सतह होती है ये स्मूथ या चिकनी होती है। इनमें ये शाखाओं के रूप में उपस्थित होती है, अर्थात आप कह सकते हैं आमाशय में जगह जगह ब्रांच के रूप में पाइलोरिक ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, जो कि विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है ये हर्डमानिया में दो विशेष प्रकार के कार्यों के लिए जानी जाती है। अर्थात एक तो ये पेनक्रियाज की भांति पाचक रसों का स्रावण करती है और दूसरा ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करती है, अर्थात ये इसके उत्सर्जी अंग की तरह भी कार्य करती है। तो पाइलोरिक ग्लैंड आमाशय की भीतरी भित्ति में हमें देखने को मिलती है, जो कि ब्रांच या शाखाओं के रूप में उपस्थित होती है और ये अग्नाशय की भांति विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्रावण करती है और साथ में ये हर्डमानिया के उत्सर्जी अंगों की तरह भी कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हुई इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिनमें हमने लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी की, अर्थात किस प्रकार इनमें भोजन का पाचन होता है, अर्थात भोजन की कार्यकी को हम समझते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हर्डमानिया एक फिल्टर फीडर एनिमल या सिलियरी फीडर एनिमल है, जो कि सेडेंट्री अवस्था प्रदर्शित करता है, अर्थात ये एक निश्चिंत भोजी या पक्षमाभी पोषण करने वाला जंतु है, जो समुद्र के तटवर्ती इलाकों पर स्थानबद्ध अवस्था में हमें देखने को मिलता है, अर्थात किसी सरफेस पर यह अपने फुट की सहायता से चिपका हुआ रहता है और एक ही स्थान पर उपस्थित होकर यह जलधारा की सहायता से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। जलधारा उत्पन्न करने का कार्य इनके मुख में पाए जाने वाले सीलिया करते हैं। इन सीलिया के मूवमेंट की सहायता से जलधारा जनरेट होती है और जब जलधारा शरीर के भीतर इस ब्रेंकियल अपर्चर से प्रवेश करती है तो मुख में जलधारा के साथ साथ भोज्य पदार्थ जैसे डाइटम्स, शैवाल और छोटे छोटे फ्लैजिलेट्स इन जलधारा के भीतर पहुंचते हैं और ये मुख से होते हुए मुख गुहा तक आते हैं। जब मुख गुहा में पहुंचते हैं तो मुख गुहा में स्पर्शक उपस्थित होते हैं, जो कि भोजन को छानने का कार्य करते हैं और साथ में भोजन की रासायनिक प्रकृति की जांच भी करते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कणों को ये मुख गुहा से ग्रसनी में जाने देता है और बड़े पार्टिकल्स को ये यहाँ से वापस मुख में या ब्रेंकियल अपर्चर में भेज देता है। अर्थात भोजन के छानने की प्रक्रिया और भोजन की रासायनिक प्रकृति की जांच मुख गुहा में पाए जाने वाले स्पर्शकों के द्वारा होता है, जिन्हें हम ब्रेंकियल टेंटिकल्स कहते हैं। इनकी संख्या सामान्यतः 64 होती है। मुख गुहा से भोजन इसके ग्रसनी क्षेत्र में पहुंचता है। ग्रसनी क्षेत्र में जब भोजन पहुंचता है तो ये इसके बॉटम में या तली में या पेंदे में एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर एंडोस्टाइल उपस्थित होती है, जिनमें श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये 4 श्लेष्मिक ग्रंथियाँ श्लेष्मा का लगातार स्रावण करती है। श्लेष्मा के स्रावण से जब भोज्य पदार्थ म्यूकस के अटैच में या संपर्क में आते हैं तो ये भोज्य पदार्थ बेलनाकार सहनती से धीरे धीरे ग्रसनी की दीवार के सारे ऊपर की ओर चढ़ता है और धीरे धीरे जब ये भोज्य कण ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जब भोजन बेलनाकार सहनती के रूप में डोर्सल लेमिना तक पहुंचता है तो डोर्सल लेमिना से ये धीरे धीरे ग्रसनी की भित्ति की सहायता से ऊपर की ओर खिसकते हुए ग्रास नाल या इसोफेगस तक पहुंचते हैं और जब ये भोजन
ईसोफेगस में पहुंचता है तो ये एक कॉर्ड या स्ट्रिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है या एक रज्जु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब ग्रसनी से भोजन ग्रासनाल में प्रवेश करता है तो ये एक रस्सी या रज्जु के समान संरचना के रूप में उपस्थित होता है, जिसे आप डोरी के रूप में समझ सकते हैं। अर्थात कुछ इस प्रकार डोरी के रूप में सिलेंड्रिकल मास कन्वर्ट हो जाता है और ये भोज्य पदार्थ या भोज्य सामग्री इसी फॉर्म में ईसोफेगस या ग्रासनाल में पहुंचती है। ग्रासनाल से विभिन्न प्रकार की सीलिएटेड लाइनिंग की सहायता से या स्पंदन की सहायता से ये ग्रासनाल भोजन को स्टोमक में धकेलने का कार्य करती है, जहां स्टोमक में भोजन प्रवेश करता है। स्टोमक में भोज्य पदार्थों को नियंत्रित करने का कार्य यहां पाई जाने वाली संवर्णीय पेशियां करती हैं, जो इसके दोनों एंड पर उपस्थित होती है। इन संवर्णीय पेशियों की सहायता से ये ग्रासनाल में से नियंत्रित तरीके से ही भोज्य पदार्थों को स्टोमक में आने देता है। जब भोजन स्टोमक में पहुंचता है तो यहाँ इसके संग्रहण और पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ लीवर के द्वारा बाइल जूस और पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन होता है, जिनकी सहायता से भोजन में आए हुए विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड का यहाँ डाइजेशन होता है। जब भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से भोज्य पदार्थ इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं और इंटेस्टाइन में अधिकांशतः भोज्य पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। अर्थात पचित भोज्य पदार्थों के अवशोषण का कार्य इंटेस्टाइन करती है। अतः अधिकांश भोजन का आंत्र की सहायता से अवशोषण कर लिया जाता है या एसिमिलेशन कर लिया जाता है और बचे हुए रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स को इंटेस्टाइन से रेक्टम में पुश कर दिया जाता है, जहां रेक्टम में विभिन्न प्रकार की सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग हमें देखने को मिलती है। अर्थात रोमाबी उपकला का स्तर यहां पाया जाता है, जिनकी सहायता से भोजन को एनस से होते हुए क्लोका में भेज दिया जाता है और क्लोकल अपर्चर की सहायता से भोजन को हर्डमानिया के शरीर में होने वाले संकुचन की प्रक्रिया की सहायता से भोजन को क्लोकल अपर्चर से 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर धकेल दिया जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो अपचित भोज्य पदार्थ जब रेक्टम में पहुंचते हैं तो यहाँ रोमाबी उपकला या सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है, जिनकी सहायता से ये रोमाबी उपकला भोज्य पदार्थों को एनस से होते हुए क्लोका में भेजती है, जहाँ से क्लोकल अपर्चर के द्वारा भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हर्डमानिया में एकाएक संकुचन की प्रक्रिया होती है, जिसकी सहायता से भोज्य पदार्थों को 10 से 12 सेंटीमीटर दूर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार भोजन की कार्य की हर्डमानिया में हमें देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी सरल तरीके से मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेशन की फिजियोलॉजी को समझाया है। आई होप आपको ये लेक्चर बेहद अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो में क्लैरिटी का इशू था, उसको मैंने धीरे धीरे सुधारने की कोशिश की है। अर्थात लॉकडाउन की वजह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास में थे, उससे मैंने मेरे वीडियोस में कंटेंट और क्वालिटी देने की कोशिश की है। आगे आने वाले वीडियो में इस क्लैरिटी का इशू आपको देखने को ना मिले, इसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं और अतिशीघ्र आपको मेरे लेक्चर में कंटेंट और क्वालिटी के साथ साथ क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी। तो आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और इसके रिंग बटन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आपको बेहतर क्वालिटी और कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल सके। मैं कोशिश करूंगा कि 11-12 के साथ साथ नीट एस्पिरेंट और BSc और MSc स्टूडेंट को भी मेरे लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।